अ, देखिए बेटा, आज जो हमारी क्लास का डिस्कशन होगा वो होगा कि कैसे आप सीएस की एग्ज़ाम 45 डेज में क्लियर कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे ना बहुत हार्ड सी मान जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहली भी क्लास में, पहली जो वाई फेल इन सीएस एग्ज़ाम में भी डिस्कशन किया था कि डिमोटिवेट होके दो ग्रुप से एक ग्रुप और एक ग्रुप भी सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। देखिए, मैं आपको जो आज यहाँ पे सजेशन दे रही हूँ कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज 45 डेज बचे हुए हैं जून 2019 एग्ज़ाम के लिए। तो जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान दें, 45 डेज इज़ मोर देन सफिशेंट टू क्रैक द सीएस एग्ज़ाम। 45 दिन अपने आप में सफिशेंट कंप्लीट टाइम है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव में तो एग्जीक्यूटिव के लिए, अगर आप प्रोफेशनल में तो प्रोफेशनल के लिए, और फाउंडेशन का तो आपको पता ही है, इट्स मोर देन सफिशिएंट टाइम। लेकिन मैम 45 डेज में ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो सकता है, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप वही चीज़ आपको बता रही हूँ। देखिए, कई बार हम काउंटिंग लेते हैं कि मेरा 1.5 महीना बचा है, तो 1.5 महीना अपने आप में ऐसा लगता है कम है, लेकिन जबकि कम नहीं है। किस तरीके से, मैं आपको एनालाइज करवाती हूँ। पहली बात, अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम टाइम। हमारे पास अब से कितना मैक्सिमम टाइम है जो हमें पढ़ना है। तो देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम टाइम अगर आप देखो तो टोटल आपके पास 540 घंटे हैं। 1.5 महीना और 540 घंटे दोनों में अपने आप में बहुत डिफरेंस है। अगर 540 घंटे की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से ये 540 घंटे मैं आपको बता रही हूँ। हाउ, देखिए, ऑन एन एवरेज आपके पास 45 डेज हैं। कितने डेज हैं? 45 डेज। अगर आप इस टारगेट को ले रहे हो तो इसके लिए आपको एक दिन में कम से कम 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। एक दिन में कम से कम 12 घंटे की आपको पढ़ने की अति आवश्यक है, 100%। ऐसे तो आप पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हो, 2 घंटे रोज पढ़ते हो, उसका कोई फायदा नहीं है। लास्ट मोमेंट पे लोहा गर्म है, चोट मार दो, काम हो जाएगा। लोहा ठंडा है, पिछले 2 साल से चोट मारते रहो, कोई फायदा नहीं है। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि लास्ट मोमेंट पे मोटिवेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे भी पता है कि अब 1.5 महीना बचा हुआ है, तो बच्चे को इस समय क्या चाहिए? इस समय उसे एक मोटिवेशनल पिल्स चाहिए, उसे एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से वो एग्जाम को क्रैक कर सके। तो मैंने 45 डेज इज इक्वल्स टू क्या बोला? एक दिन में 12 घंटे पढ़ने हैं। आगे चल के आप देखोगे 12 घंटे कैसे पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एक दिन में 12 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ते हो, इंटू कर देना 45, आपके पास टोटल 540 घंटे होंगे। 540 घंटे। अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आप 8 पेपर दे रहे हो तो कितना आता है, अगर आप 4 पेपर दे रहे हो तो कितना आता है, अगर आप 6 पेपर दे रहे हो तो कितना आता है। इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को आपको 60, किसी किसी केस में 60 घंटे मिल रहे होंगे और किसी किसी केस में 120 घंटे मिल रहे होंगे। प्लीज़ ध्यान दीजिए मेरी बात पे। टोटल 540 घंटे हैं। आप जितने भी सब्जेक्ट कर रहे हो उससे डिवाइड कर दो। ऑन एन एवरेज अगर आप 8 पेपर दे रहे हो तो लगभग आपको 60 घंटे एक सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं। और अगर आप 60 घंटे नंबर ऑफ चैप्टर्स में डिवाइड कर दो तो आपको ऑन एन एवरेज में अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि मैं मैथ्स तो आपको पढ़ा नहीं रही कि बिल्कुल कैलकुलेट फिगर बता रही हूँ, बट एक एवरेज आपको बता रही हूँ कि ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे आपको एक चैप्टर के लिए मिल रहे हैं। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इवन अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो 3 से 4 घंटे का एवरेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सीएस क्वालिफाई करने के लिए आपका 100% सिलेबस कवर होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मैंने पहले ही अपनी क्लास में बता चुकी हूँ कि फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि सेलेक्टेड पढ़ते हैं। आपको सिलेक्टेड नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आज की टेक्निक के तरीके से, आज के युग के तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, स्मार्ट वे में, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो देखो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही ऑन हो जाएगा जब 3 से 4 घंटे आपको एक चैप्टर के लिए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक एम्पल टाइम है आपको कंप्लीट करने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ये जो पॉइंट है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम टाइम में मैंने कवर किया, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। प्लीज प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिए। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, इसमें मैं क्या क्या बातें आपको बताना चाहूंगी। देखिए, आप अगर टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो पहली बात अपने टारगेट्स रखना कि कल मुझे इतना पढ़ना है, डिवाइड कर लेना, इतना टाइम मुझे एक सब्जेक्ट को, इतना टाइम मुझे एक चैप्टर को देना है। देखिए, कभी भी अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त करने की एकमात्र पूंजी यही है
एकमात्र ऑब्जेक्टिव आपका यही है, एकमात्र आइडिया सिर्फ आपके पास यही है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन प्लानिंग अच्छा होना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ उसको एग्जीक्यूट करना उससे भी इंपॉर्टेंट वर्क है। क्योंकि प्लानिंग तो हर कोई कर सकता है, बट एग्जीक्यूशन करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, राइट। तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम किस तरीके से होगा, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, प्लीज ध्यान दीजिए, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, उसके लिए आपको कुछ छोड़ना है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, आपको कुछ समय के लिए, हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव बात है, आपको कुछ समय के लिए अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके साथ जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनकी जो कॉलिंग्स हैं, वो आपको छोड़नी होगी। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी से डिस्कनेक्ट होना होगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कि सोसाइटी से डिस्कनेक्ट आपको ज़रूर होना होगा अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम आपको करना है। मैं ये नहीं कह रही हमेशा के लिए, लेकिन इन 45 डेज के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत डीप में जाके एक एक पॉइंट को एनालाइज करवा रही हूँ, ध्यान दोगे और इसको एग्जीक्यूट करोगे, ऑब्वियसली 100% यू क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो फैमिली वर्क्स होते हैं, जो घर वालों के थोड़े छोटे मोटे काम होते हैं ना, फैमिली वालों के छोटे मोटे काम होते हैं, प्लीज़ वो भी छोड़ दो। अगर कोई बच्चा घर पे रहता है, फैमिली वर्क आपको छोड़ना होगा। मैम कैसे, जैसे कि आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो। जैसे काम बहुत छोटा सा होगा, सपोज आपकी मदर ने बोला कि बेटा आज तू बैंक में ना पैसे सबमिट कर गया, पैसे की बात कर लेते हैं कि बेटा आज है ना तू बैंक में ना पैसे जमा करके आ जा। बहुत छोटा सा काम उन्होंने आपको बताया, लेकिन जब आप घर से निकलोगे तो आप जाओगे, आप आओगे, या आप कोई भी बीच में कुछ चीज़ें होंगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा। आप गए सिर्फ 1 या 1.5 घंटे के लिए, लेकिन आपका दिन पूरा डिस्टर्ब होगा, पूरा इफेक्ट होगा। इसलिए प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करके बोल देना, और सब फैमिली मेम्बर्स कॉपरेट करते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि आप कामयाब ना हो। उनसे ये रिक्वेस्ट करना कि मुझे 45 डेज़ के लिए किसी भी काम में किसी भी तरीके से इंडल्ज ना करें। उसी के साथ साथ जो बच्चा पीजी में रह के पढ़ाई कर रहा है, 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे होंगे जो सेल्फ स्टडी अपने घर पे कर रहे हैं, एक बच्चा ऐसा होगा जो पीजी में रह के काम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। उस तक मेरा मैसेज ये है, जो पीजी में बच्चा रह रहा है वो अपने दोस्तों के साथ पिक्चर जाना, मूवी जाना प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए छोड़ दे, प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए छोड़ दे। छोटी सी चीज़ें बोल सकते हैं यारी दोस्ती में, यार चल एक पिक्चर है वही तो देखने जाना है, एक मूवी तो देखने जाना, चल ना प्लीज़ प्लीज़। आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपका डिसिप्लिन लाइफ का स्ट्रिक्ट होगा, तभी आपकी जिंदगी आसान होगी। कठिन जीवन में नियम होंगे तभी जीवन सरल होगा। 2 बातें समझ में, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। तीसरी इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव अगर टाइम को यूटिलाइजेशन करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए अपने शरीर की फिटनेस भी चाहिए होगी। तो इसमें आपको लेजीनेस छोड़नी होगी। लेजीनेस समझ रहे हो कि आलस्य, क्योंकि ये जो टाइम चलेगा ना आगे आगे जो टाइम आएगा मई का और अप्रैल एंड का, वो बहुत लेजीनेस वाला होगा। उसमें गर्मी होगी, उसमें आपको मौसम चेंज होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। देखिए फिट है तो हिट है बॉस, अगर आप फिजिकली फिट हो तभी आप एक अचीवमेंट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आलस्य त्यागना होगा 45 दिन के लिए। ये बात करी मैंने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। अगला पॉइंट है मेरा, अवॉइड सोशल नेटवर्किंग। यस प्लीज़, सोशल नेटवर्किंग से आपको 100% डिस्कनेक्ट होना ही होगा। 45 डेज के लिए आपको 100% सोशल नेटवर्किंग से डिस्कनेक्ट होना ही होगा। आइदर व्हाट्सअप है या फेसबुक है, आई एम नॉट सेइंग यूट्यूब से डिस्कनेक्ट आप अगर होना चाहते हो तो जो फालतू की एक्टिविटीज़ है उनसे डिस्कनेक्ट हो जाइए। बट अगर आप चाहते हो कि मैं कॉन्टिन्यूस आप मोटिवेशन लेना चाहते हो तो मेरी कॉन्टिन्यूस प्रयास जारी रहेगा, क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य है मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के हर एक कोने तक मेरी बात पहुँचे, और जो एक बच्चा ऐसा है प्रैक्टिकली जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है, शायद किसी छोटी जगह का बच्चा, किसी छोटे जगह इन द सेंस जगह छोटी नहीं, छोटे शहर का बच्चा जहाँ पे इस तरीके की गाइडेंस नहीं मिल पाती है, उस बच्चे तक भी मेरा मैसेज पहुँचे। और अगर वो डिमोटिवेट हो रहा है तो वो भी मोटिवेट हो, और वो भी कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो इसीलिए प्लीज़ आपको यहाँ पे अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है वो ख़त्म करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ के लिए। मैं ये नहीं कह रही आप 100% डिस्कनेक्ट हो जाइए, सिर्फ 45 डेज़ के लिए। यह बात आपको भी पता है कि जब आप फेसबुक एसेस करते हो, इतनी इस लेवल में मुझे इतनी छोटी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, यू ऑलरेडी आप बहुत समझदार बच्चे हो। सोशल नेटवर्किंग इसलिए छोड़ना होगा कि जब जिस समय आप बहुत कठिन प्रयास कर रहे होंगे, उस समय हो सकता है आपका कोई दोस्त मनाली में, शिमला में, ऊटी में, मे भी हो सकता है आउटसाइड इंडिया एंजॉय कर रहा हो। कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग है, देखिए मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है अगर मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ कि यार ये कितना एंजॉय कर रहा है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बात कहना चाह रही हूँ कि इसके लिए या तो आपको फेसबुक से कुछ पॉजिटिव मिलेगा या कुछ नेगेटिव मिलेगा। इट मीन्स या तो कोई कुछ बहुत अच्छा कर रहा होगा या फिर कोई बहुत मजे कर रहा होगा या कोई शायद दुखी होगा। तो दोनों चीज़ें इस टाइम पे इमोशंस लेस, मतलब सोशल नेटवर्किंग को अवॉइड करना, मेरा कहने का मतलब है इमोशन खत्म हो जाने चाहिए। मैं बिना टाइम गवाए आगे बढ़ती हूँ। बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस प्लीज़। 45 डेज के टारगेट में अगर आप चाहते हो कि आप इसे सक्सेस की ओर लेके जाओ और अपना क्लियर करो, CS एग्जाम क्रैक करो सिंगल अटेम्प्ट में, या अगर आप दोबारा दे रहे हो तो दोबारा गलती ना करो। बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि खुद को खुद से कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा कॉन्फिडेंस ओन एंड फियर गोन। जितना ज्यादा आप डरोगे, जितना ज्यादा आप सहमोगे, उतनी ज्यादा आपको दिक्कत होगी, आप उतना मन से कमजोर हो जाओगे। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस को ओन करना है। किस तरीके से मैम प्लीज बताओ। बहुत डिटेल में तो मैं अपने आप में एक वीडियो डालूंगी, लेकिन अपने आप में एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो सकता है। क्योंकि देखिए लेक्चर बहुत बड़ा हो सकता है, मैं आपको क्लास तो पढ़ा नहीं रही, यहाँ पे मैं एज ए प्रोफेशनल आपको कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स दे रही हूँ, तो कम समय में मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट इज बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस हाउ। छोटे छोटे गोल्स बनाइए प्लीज़। ये नहीं है कि आप अगर कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो पहले दिन डायरेक्टर लेके बैठ गए, नो नेवर। प्रोवाइडेड अगर मेरे स्टूडेंट हो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि मैंने तो क्रक्स वाइज भी उन्हें बताया हुआ है, वो 2 घंटे में भी रिवाइज कर सकते हो। बट अगर आपने सेल्फ स्टडी करी है तो आप छोटे चैप्टर उठाइए। मैम आपको एग्जाम्पल देके बता सकती हूँ, मेगा फॉर्म, अगर कोई नया सिलेबस का बच्चा है, मेगा फॉर्म पढ़िए, एसएस पढ़िए। जैसे ही आप एसएस पढ़ोगे 4 पेज का चैप्टर, आपको कॉन्फिडेंस ऑन हो जाएगा, यार मैंने कुछ तो अचीव किया। बट अगर आपने स्टार्टिंग में डायरेक्टर जैसा चैप्टर उठा लिया फर्स्ट डे ही मेरे कहते ही, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑन नहीं होगा। पहले छोटी छोटी चीजें समझिए, छोटे को करके ऊपर बढ़िए, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑन हो जाएगा। बहुत ज्यादा मैं इस पर टाइम नहीं दे रही। आगे अगली चीज बेटा, स्मार्ट स्टडी जो करनी है ना, टारगेट वाइज चैप्टर्स, मतलब टारगेट करने कुछ चैप्टर्स। अवॉइड लेंदी चैप्टर इन स्टार्टिंग डेज। जो लेंदी चैप्टर्स हैं उनको स्टार्टिंग डेज में आपको अवॉइड करना है। और जो जिनकी वेट है ना, वेट है जिनका मतलब, वेट का मतलब समझ रहे हो, वजन, वजन इन द सेंस आपके एग्जाम में जिनका नंबर ज़्यादा है, जो ज़्यादा नंबर के आते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पहले करने होंगे। मैम आप कुछ एग्जाम्पल देके बता सकती हो? बिल्कुल। जैसे सपोज करो अगर कोई बच्चा प्रोफेशनल में और ड्यू डिलीजेंस पढ़ रहा है, ओल्ड सिलेबस का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो वो ड्यू डिलीजेंस में आपका एक सेक्रेटरियल ऑडिट करके पोर्शन है, पूरा कर लो, 25 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। तो वो पूरा कर लीजिए, आपका हो सकता है 4 घंटे में कंप्लीट हो जाए, 4 से 4.5 घंटे में। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नया सिलेबस का कंपनी लॉ पढ़ रहा है, तो उठा लीजिए ना स्टार्टिंग में सी पोर्शन को कॉप अप कर लीजिए, ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही सी पोर्शन कंप्लीट करोगे तो आपको एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, मेरे 10 नंबर पक्के हो गए। लेकिन आपने पहले दिन 40 मार्क्स का उठा लिया, उसमें डायरेक्टर ले लिया, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग उसमें वेट वाइज चैप्टर सेलेक्ट करो, किसका वेट ज्यादा है और चैप्टर कम है। जैसे कि नए सिलेबस में बता सकती हूँ, अगर आप EBCL पढ़ रहे हो तो कंपटीशन पढ़ लो पहले, एक ही चैप्टर है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस ऑन हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? तो इट मीन्स टारगेट वेटेज वाइज चैप्टर्स, जो टारगेट करना है आपको, वेट के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को टाइम देना है। अवॉइड लेंदी चैप्टर्स इन स्टार्टिंग डेज। प्लीज जब आप ये टारगेट स्टार्ट कर रहे हो तो लेंदी चैप्टर प्लीज मत उठाइए। नेक्स्ट, डिवाइड 45 डेज इनटू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में आपको 45 दिन डिवाइड करने हैं? 45 डेज इज डिवाइड इनटू 9 पार्ट्स, मतलब आपको 45 दिन 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है टोटल। तो जब आप ये 9 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो किस तरीके से करना है? शुरू के 5 दिन का एक टारगेट, फिर नेक्स्ट 5 दिन, फिर नेक्स्ट 5 दिन, फिर नेक्स्ट 5 दिन। इस तरीके से आपको ये टोटल 45 दिन डिवाइड करने हैं अपने टारगेट के लिए, छोटे छोटे, कि मुझे 5 दिन में सिर्फ इतना ही अचीव करना है। और देखिए, आपका भविष्य आपकी डायरी होगी, बिना डायरी के अगर आगे बढ़ना चाहोगे तो नहीं बढ़ पाओगे। डायरी उठाइए मॉर्निंग में और लिखिए कि आज का मेरा टारगेट ये होगा, या एक दिन पहले ही लिख लो। जैसे कि मैं करती हूँ, अगर मेरा कल का कोई वर्क है तो मैं उसको आज ही लिखती हूँ। क्यों ना मैं उसे आज ही लिखूँ, तो हर टाइम जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मुझे ध्यान रहता है कि कल मुझे ये काम करना है। छोटी छोटी चीज़ें आप मिस कर सकते हो, बट आपकी एक अच्छी प्लानिंग है और एक अच्छा एग्जीक्यूशन है तो 100% आपको सक्सेस मिलनी है, तय है, कोई रोक ही नहीं सकता। इट मीन्स आपको जो 45 डेज हैं उसको 9 भाग में डिवाइड करियो। मैंने कहा ना, छोटे छोटी चीज़ों से स्टार्टिंग करनी चाहिए। कभी भी अगर ज़्यादा बड़ा सोचते हो नहीं कर पाते तो कुछ भी नहीं कर पाते। एक से बूंद बूंद से सागर भरता है, ये आप जानते होंगे। तो बूंद बूंद को कैच करिए, बूंद बूंद को कैच करिए। 100% नहीं कर पा रहे तो 70% करिए ना,
70% पे गेम करिए ना, आप क्यों 100% पे जा रहे हो? क्यों बार बार अपना 100% देने में लगे हो? 100% के चक्कर में आप 70% भी नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर है अपने टारगेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो। 45 days इज डिवाइड इनटू 9 पार्ट्स एंड द लास्ट वन इज लास्ट 10 days ओनली रिविजन। आखिरी के 10 दिन में जितना हो गया ना बेटा, देख ध्यान से समझने वाली आपके लिए ये चीज है कि जितना सिलेबस है आपने जो पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर एक चैप्टर में आप देख रहे हो सारा चैप्टर तो नहीं आता, बट कॉन्फिडेंस रखने के लिए जितना है उसको अच्छी से कर लो। और अहम बात, मुद्दे वाली बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए आपको राइटिंग स्किल, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपकी राइटिंग स्किल परफेक्ट होनी चाहिए। हाउ टू राइट डाउन केस स्टडी, इसके लिए मैं अगला सेशन लगाऊंगी, आप अगले सेशन में देख सकते हो कि केस स्टडी कैसे लिखा जाएगा। लेकिन आपको केस स्टडी लिखना आना चाहिए, केस स्टडी आपको समझ में आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए मेरे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा। टाइम मैनेजमेंट योर एग्जाम के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पेपर दे रहे होंगे 3 घंटे होंगे, इसके लिए मैं अलग से क्लास लगाऊंगी कैसे आपको कवर करना है। बट अभी के लिए मैंने आपको जो बताया, मेरा जो पूरा सार था, मैं अब क्रक्स में बता देती हूं कि हाउ टू क्रैक CS एग्जाम इन जस्ट 45 days। सबसे पहला पॉइंट मैं अब आपको रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम टाइम। एक सही सिंसियर बच्चे के लिए जो सच में CS बनना चाहता है, 540 घंटे उसके पास है। कैसे, मैंने आपको बताया। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आपको सोशल, जितने भी सोशल रिलेशनशिप है उनको डिस्कनेक्ट करना है। फैमिली वर्क, यहाँ कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना है। फैमिली के काम, छोटे छोटे काम आपको छोड़ने पड़ेंगे। लेजीनेस, बिल्कुल आलस्य त्यागना होगा। और फेसबुक और व्हाट्सअप तो बिल्कुल छोड़ना होगा। बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। पहले अपने टारगेट सेट कर लो हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का, कि मेरा ये वेट के अकॉर्डिंग इसमें कम चैप्टर हैं, पहले उन्हें पढ़ो। लेंदी चैप्टर शुरू में अवॉइड करो और अपना टोटल टारगेट 45 दिन का 9 भाग में डिवाइड करो, डिवाइडेड इन 9 पार्ट्स, 5 डेज का टारगेट सेट करो। आखिरी के 10 दिन सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, इसके अलावा कुछ मत करो। और 10 डेज में कैसे रिवाइज करना होता है ये मैंने आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ। तो आप अगर नेक्स्ट सेशन देखोगे तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो वॉच करनी होगी। मैम आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन अगर हम सच में अपना कॉन्फिडेंस ऑन और फियर गोन करना चाहते हो तो इसके लिए भी मैं प्लान कर रही हूँ कि आपके लिए 1 डे रिवीजन क्लास रखूंगी, जिसमें एंटायर सिलेबस आपका रिवाइज कराऊंगी इन द मंथ ऑफ मे। तो आपको मई तक वेट करना होगा। मई तक आपसे जितना होता है उतना करिए, उसके बाद मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।